we're gonna talk about purpose of trend lines. What is? The answer is to identify the trend as in a breakout, as in a support or resistance, and little bit unique as in an alternative. Let's consider even more by using examples. Okay, look at here. If we draw by using this simply like this, अब इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ट्रेंड जो हमारा ये है वो बुल वे में है. ओके, लाइकवाइज वन मोर एग्जांपल. ओके, इन दिस मैनर इस ट्रेंड लाइन का यूज करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पर भी ट्रेंड बुल वे में है. ठीक है, तो ये काफ़ी इजी वे है और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स इससे अवेयर होंगे. अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि लाइकवाइज दिस वे. ओके, तो यहाँ पर ये कैंडल दे रही है ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन का, विच इज़ यूज ऑफ ट्रेंड लाइन एज एन ए ब्रेकआउट. ठीक है, और उसी प्रकार अगर यहाँ पर ये कैंडल जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट दे रही है, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट की जगह ब्रेकआउट ना देकर कोई सप्लाई मतलब या फिर कोई रेजिस्टेंस कैंडल वगैरह कुछ बना दिया होता तो वो हो जाता है, और उसके बाद में प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो जाती तो वो हो जाता है एज एन सपोर्ट यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस. मोस्ट ऑफ यू अवेयर फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स, सो आई डोंट वांट टू स्पेंड सो मच टाइम, सो लेट्स मूव फर्दर. आपने कभी न कभी लोगों से या फिर किसी आर्टिकल में देखा होगा या फिर किसी वीडियोस में देखा होगा, यूज 3 alternative, even 4 alternative to be in a trade. What is the mean of this? Let's assume that price is making a higher high like this. Okay, and प्राइस किसी एक बड़े टाइम फ्रेम में एक कोई डिमांड जोन बना रही है और माइनर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रही है. तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि अपने पास 3 अल्टरनेटिव है. फर्स्ट थिंग, हमारे पास हायर हाई पैटर्न है. सेकंड थिंग, हमारे पास मेजर टाइम फ्रेम के अंदर एक डिमांड जोन है. और थर्ड थिंग, माइनर टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ब्रेकआउट है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये तीनों चीजें एक ही तरह इंडिकेशन दे रही हैं ट्रेड एज एन बाय. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो भी ऐसे केसेस होते हैं उसमें हमारी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम राइट वे में हैं. इसको और सिंपली हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लुक एट दिस एग्जांपल. आप एज्यूम करो कि आप मार्केट को इस जगह पे देख रहे हो और इसके आगे की कैंडल्स को आप भूल जाओ. मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपके लिए और सिंपल हो जाएगा. ओके, आप इससे आगे की कैंडल्स को भूल जाओ. आप इस जगह इस कैंडल को देख रहे हो. अब इसमें क्या सीन हो रहा है कि ये कैंडल्स देखो, यहाँ पर एक हायर हाई पैटर्न बन रहा है, एज वी कैन ऑल सी लाइक दिस. ओके, यहाँ पर हायर हाई पैटर्न बन रहा है. उसके बाद में हम यहाँ पर एक सिंपली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है. ओके, देन वी सी, आप इस मार्केट को देख रहे हो, उसके बाद में आप इस कैंडल को देखते हो. Then we see this candle, a huge shadow demand candle. Okay. Now अब हमारे पास 3 फैक्टर है, हायर हाई पैटर्न्स एंड ये ट्रेंड लाइन और ये डिमांड कैंडल. 3 चीजें हैं. सो हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है अगर आप इस कंडीशन में ट्रेड लेते हैं. अब मैं आपको स्पेशली इस ट्रेंड लाइन के बारे में मेंशन करना चाहता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए. अब यहाँ पर प्राइस ने मूवमेंट है ना इस ट्रेंड लाइन को टच करके नहीं बनाई है, इसके बीच में एक गैप है. अगर इस प्राइस को इसने टच करके मूवमेंट बनाया होता तो ये तो हो जाता ट्रेंड लाइन का यूज एज एन सपोर्ट बेसिस. ओके, लेकिन यहाँ पर इसने गैप छोड़ा है तो ये होता है ट्रेंड लाइन का यूज एज एन अल्टरनेटिव बेसिस.
आप जो भी ट्रेड इसमें डिमांड कैंडल को देखकर ट्रेड लिया होगा वो एज्यूम कर रहा है कि अगर, हालांकि इसने इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस की क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन जो ट्रेडर एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस अगर इसके लो के नीचे चली भी जाती है तो ये ट्रेंड लाइन एज एन सपोर्ट वर्क करेगी और वो प्राइस यहाँ से इजीली एक मूवमेंट बना देगी।